Good morning children, welcome back to Shortcut. Chapter number 9 we are starting today, heredity and evolution. We have seen that reproductive processes give rise to new individuals that are similar but subtly different. We have discussed how some amount of variation is produced even during asexual reproduction, and the number of successful variations are maximized by the process of sexual reproduction. If we observe a field of sugarcane, we find very little variations among the individual plants, but in a number of animals including human beings which reproduce sexually, quite distinct variations are visible among different individuals. In this chapter, we shall be studying the mechanism by which variations are created and inherited. The long term consequences of the accumulation of variations are also an interesting point to be considered. We shall be studying this under evolution. तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि पिछले चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है उसके द्वारा जो नए प्राणी पैदा होते हैं, नए प्राणियों का जन्म होता है, वो वेरिएशन शो करते हैं, यानी कि उनके अंदर थोड़ी बहुत भिन्नता होती है। अब भले हम बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि एक ही जीव से या एक ही ऑर्गेनिज्म से जो दूसरा ऑर्गेनिज्म बनता है उसमें भी वेरिएशन होती है, ठीक है। तो वो बड़ी एक अचंभित करने वाली बात है। वहीं अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें दो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जिसमें मेल जीन्स और फीमेल जीन्स का जर्म सेल्स का मेल होने के बाद जो एक न्यू ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है, वहाँ भी वेरिएशन होती है। वहाँ तो ऑब्वियसली वेरिएशन होना स्वाभाविक बात है क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि ये वेरिएशन जो है ये क्यों होता है और इसके प्रभाव क्या होते हैं। अब ये चीज़ों पे हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि वेरिएशन क्यों होता है और इसके कुछ प्रभाव भी। तो टॉपिक हमारा यहाँ पर अगला, accumulation of variation during reproduction. Inheritance from the previous generation provides both a common basic body design and subtle changes in it for the next generation. Inheritance जो होता है उसमें पुरानी जनरेशन से जो अगली जनरेशन आ रही है उसको सेम कॉमन बॉडी डिज़ाइन मिलता है। अब जैसे कि आपने देखा है कि डॉग है, उसके बच्चे डॉग जैसे ही दिखेंगे, डॉग जैसे होंगे ना, वो गधे जैसे तो नहीं दिखेंगे, ठीक है। और गधे के बच्चे जो हैं वो गधे जैसे ही दिखेंगे, वो घोड़े जैसे नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो ये इनहेरिटेंस है कि उनका बॉडी डिज़ाइन एक जैसा रहता है, कॉमन बॉडी डिज़ाइन। दूसरा, थोड़े बहुत बदलाव उनके बीच में होते हैं, माइनर चेंजेस होते हैं जिसको हम वेरिएशन बोलते हैं। नाउ थिंक अबाउट दैट वुड हैपन व्हेन दिस न्यू जनरेशन इन इट्स टर्न रिप्रोड्यूसेस। The second generation will have differences that they inherit from the first generation as well as newly created differences. अब समझो कि एक जनरेशन से एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बना। अब जब पहले से दूसरा बनेगा तो इन दोनों का बॉडी डिजाइन सेम होगा, लेकिन थोड़ा डिफरेंस होगा इनके अंदर। जो सारी चीजें मानी जाएंगी, कुछ डिफरेंस वेरिएशन आएगा। लेकिन समझो इस दूसरी जनरेशन से एक और जनरेशन बनी, तीसरी, समझो अभी 3 जनरेशन होगी। ये फर्स्ट जनरेशन थी, ये सेकंड और ये थर्ड। अब फर्स्ट वाले के जो कैरेक्टर्स थे वो सेकंड वाले में गए, लेकिन कुछ चेंजेस थे, डिफरेंस थे थोड़े दोनों के बीच में। लेकिन जब जो दूसरे से तीसरी बनी जनरेशन, तो इसके बीच में जो डिफरेंस होंगे वो इसके डिफरेंस भी यहाँ पहुंचेंगे और इसके डिफरेंसेस भी यहाँ होंगे ना, दोनों जगहों के डिफरेंसेस। फिगर 9.1 represent the situation if a single individual reproduces, as happens in asexual reproduction. If one bacterium divides and then the resultant 2 bacteria divide again, the 4 individual bacteria generated would be very similar. There would be only very minor differences between them, generated due to small inaccuracies in DNA copying. However, if sexual reproduction is involved, even greater diversity will be generated, as we will see when we discuss the rules of inheritance. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 9.1 फिगर दिखाई दे रहा है सबको। अब उसमें आप देख रहे हैं कि एक ही, समझो कि एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। तो बैक्टीरिया ऊपर आप देख रहे हो एक बैक्टीरिया है, एक के बाद जो नए 2 बने, नीचे 2 बने ना, उन दोनों में आप क्या देख रहे हो, एक के ऊपर थोड़ा रेडिश पार्ट है,
और इधर वाले के नीचे ग्रीनिश पार्ट है, यानी कि थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आ गया दोनों के अंदर। क्योंकि डीएनए कॉपिंग के समय हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर के अंदर कि जब डीएनए कॉपी किया जाता है तो उसके अंदर माइनर वेरिएशन आना इट्स कॉमन थिंग। तो यहाँ दोनों के बीच में डिफरेंस दिख रहा है आपको, जो एक इंडिविजुअल से दो बने उन दोनों में फर्क आया थोड़ा थोड़ा, एक में थोड़ा रेडिश स्पॉट दिया, एक में ग्रीनिश स्पॉट दिया, दिखाई दे रहा है उसमें। इसके बाद उन दो से जब नए दो बने, 2 से 4 बनेंगे ना आगे, उन चारों के अंदर देखो आप और वेरिएशन देखने को मिल रहा है, डिफरेंट कॉपीज है कि एक दूसरे की, बॉडी डिजाइन सेम है लेकिन अंदर कॉपीज थोड़ी डिफरेंसेस हैं। तो ये चीज हमको दिखा रही है कि डीएनए कॉपिंग के समय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी माइनर चेंजेस आते हैं, लेकिन अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वहां पर ये जो वेरिएशन है ये और ज्यादा बढ़ जाती है। क्या तुम्हारी आवाज तुम्हारे पापा जैसी है? बिल्कुल। क्या जरूरी है कि तुम्हारी हाइट तुम्हारे पापा जैसी हो? क्या जरूरी है तुम्हारी शक्ल एकदम पापा से मैच करे? मतलब कोई जरूरी है कि क्या मैच होगा क्या नहीं होगा? ऐसा होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं वहाँ कॉपी बिल्कुल लगता है, अरे ये तो एकदम अपने पापा की तरह लगता है, अरे ये लड़की तो एकदम अपनी मदर जैसी दिखाई देती है कुछ जगहों में, है ना। लेकिन कुछ जगहों में हम देखते हैं कि फीचर्स ज़्यादा नहीं मिलते, ठीक है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो वेरिएशन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, डाइवर्सिटी जनरेट होती है अलग अलग तरह से, मतलब डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बढ़ जाते हैं, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी होते हैं लेकिन वेरी माइनर थोड़े से, क्योंकि उसमें एक ही ऑर्गेनिज्म होता है। Do all these variations in a species have equal chances of surviving in the environment in which they find themselves? Obviously not. अब जो वेरिएशंस इन स्पीशीज के अंदर मिली, जो भी स्पीशीज है एक पर्टिकुलर, उसके अंदर जो वेरिएशंस आ रही हैं, क्या उस वेरिएशन से उस एनवायरनमेंट के अंदर जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के जो चांसेस हैं उनके, वो इक्वल रहते हैं? ऑब्वियसली नॉट, उनके चांसेस इक्वल नहीं रहते, क्योंकि वेरिएशन है। तो वेरिएशन है इस कारण से, ये नहीं है कि भाई जितना अब तुम लोग जैसे हो, तुम्हारे पेरेंट्स वैसे ही हैं बिल्कुल, वो ज़्यादा स्ट्रांग थे, हम थोड़े कम हैं, ठीक है। कमिंग जनरेशन होंगी वो और ज़्यादा अलग होंगे हमसे, ठीक है। Depending on the nature of variation, different individuals would have different kinds of advantages. अब यहाँ पर ये भी बोला गया है कि डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वेरिएशन, की किस प्रकार से वेरिएशन हुई है बॉडी के अंदर, तो उस वेरिएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि इंडिविजुअल जो है वो किस तरह की उसको एडवांटेज मिल रही है। यानी कि एनवायरनमेंट में ऐसा नहीं है कि वो सर्वाइव कर ही पाएगा हर तरह से, और ऐसा भी नहीं है कि वो नहीं कर पाएगा, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ वेरिएशन पे कि किस तरह का वेरिएशन आया है। Bacteria that can withstand heat will survive better in a heat wave, as we have discussed earlier. Selection of variants by environmental factors form the basis for evolutionary process, as we will discuss in later sections. अब हमने देखा था कि जो हॉट वाटर के अंदर, हीट के अंदर, गर्म पानी के अंदर जो बैक्टीरिया सर्वाइव किए थे, एग्जांपल दिया था ना मैंने, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं वो सर्वाइव किए हैं, तो वो हीट वेव के अंदर सर्वाइव आसानी से कर सकते हैं, लेकिन कोल्ड वेदर में उनको दिक्कत हो जाएगी। लेकिन हीट वेव, हीट होगा तो वो तो सारे सर्वाइव करेंगे लगभग, लेकिन और टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो कुछ उसमें से शायद मर सकते हैं, लेकिन बाकी तो सर्वाइव करेंगे, ठीक है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर जो है वो बेस है एवोल्यूशनरी प्रोसेस का, एनवायरमेंटल फैक्टर की, किस तरह के एनवायरमेंट में वो स्पीशीज रहती है, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे प्राणी हैं वो इस पृथ्वी से खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब आप देखो पेंगुइन्स जो हैं वो आइस में रहते हैं ज़्यादातर, एकदम पोल्स के ऊपर जहाँ ठंडी जगह है। अब अगर ठंडी जगह ही खत्म हो जाएंगी तो वो बचेंगे? नहीं बचेंगे। हाँ, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, धीरे धीरे अगर बढ़ेगा टेम्परेचर तो उनके जो कमिंग जनरेशन्स होंगी तो वेरिएशन के कारण हो सकता है कुछ बच जाए, लेकिन अगर सडन चेंज होगा तो शायद कोई भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो एनवायरनमेंट इसके अंदर बहुत ही बड़ा रोल निभाता है। हेरिडिटी की बात करते हैं। The most obvious outcome of the reproductive process still remains the generation of individuals of similar design. अब रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जो होता है हमारा रिप्रोडक्शन का, उस प्रोसेस का मोटिव क्या है? सिमिलर डिजाइन वाले इंडिविजुअल्स को पैदा करना। एक ह्यूमन है, उसका बच्चा ह्यूमन जैसा ही दिखेगा, एक हॉर्स है, उसका बच्चा हॉर्स जैसा ही दिखेगा, एक मुर्गी है, हैन है, उसका बच्चा उसके जैसा ही दिखेगा।
तो ये सेम तरह का, सेम जनरेशन का इंडिविजुअल सिमिलर डिजाइन वाले जनरेट करना। The rules of heredity determine the process by which traits and characteristics are reliably inherited. Let us take a close look at these rules. अब हेरिडिटी यानी कि जो हमें हमारे बड़ों से मिलता है, हमारे जो फादर्स हैं, फोर फादर्स हैं, उनसे जो चीज़ हमको मिलती है उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। और हेरिडिटी जो है उसके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं, वो ट्रेट्स, वो कैरेक्टर्स जो आपको मिलते हैं ना, उसके लिए भी कुछ रूल होता है। ऐसे नहीं है कि सिंपली कुछ भी हो जाता है। जैसे कि पता है तुमको, अब जैसे पुराने समय में क्या माना जाता था कि एक लड़की का जन्म होता है, जैसे बहुत सारे हमारे सीरियल्स भी ऐसे आपने देखे होंगे, बहुत सारी मूवीज़ भी ऐसी बनी है जहाँ पर एक लड़के की चाह के अंदर लड़की को दोषी ठहराया जाता है। पुराने समय में तो ऐसा भी होता था, बहुत सारी मूवीज़ में भी ऐसे सीन्स देखने को मिलते हैं कि भी घर की बहू है, उसके बेटी हुई तो घर वाले नाखुश हैं, फिर दूसरी बार शी इज़ प्रेग्नेंट अगेन और फिर उसने बच्चे को जन्म, फिर से लड़की हुई, तो इस तरह से घर वाले जो उसकी सास होगी बहुत गुस्सा होगी, बोलेगी ये लड़की हमारे वंश को आगे नहीं बढ़ा सकती, इसको निकाल दो, इस लड़की की दूसरी शादी कर देते हैं ताकि जो दूसरी लड़की आए घर में, दूसरी बहू आए, शायद वो हमको बेटा देते। यानी कि बेटे की चाह ऐसी होती थी भी बेटा चाहिए सबको, पुरुष प्रधान समाज है ना हमारा। लेकिन साइंस कहती है कि लड़के या लड़की के लिए पुरुष के जीन्स जिम्मेदार होते हैं। अब जो पैदा होने वाला बच्चा है वो लड़का है कि लड़की है, उसके अंदर जो ज़्यादा रोल होता है, मेन जो रोल होता है वो पुरुष के जीन्स का होता है। तो यानी कि अगर आपके घर में बेटी पैदा हो रही है तो मेल इज रिस्पॉन्सिबल, अगर बेटा पैदा हो रहा है तो भी मेल इज रिस्पॉन्सिबल, तो जिम्मेदारी तो मेल की। लेकिन हम लोग क्या बोलते थे उस समय, पुराने समय में, कि महिला ही जिम्मेदार है इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो ये रूल्स हैं क्या, उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। इनहेरिटेड ट्रेट्स, व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस? We know that a child bears all the basic features of a human being. However, it does not look exactly like its parent, and human populations show a great deal of variation. Now, what do you mean by similarities and difference? भी exactly हम similarities बोले और differences बोलते हैं, इसका मतलब क्या है exactly? अब जैसे देखने जाएं, एक बच्चा जो है चाइल्ड, उसके अंदर कैरेक्टर्स कैसे होंगे? ह्यूमन बींग्स जैसे होंगे, लेकिन वो क्या एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई देगा? एकदम अपने पेरेंट्स की तरह दिखाएगा? नहीं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हम लोग जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, हम सब वेरिएशन शो कर रहे हैं कि नहीं शो? तुम्हारी फैमिली को ले लो पूरी, दादा से शुरू करो, चलो ज़्यादा पीछे नहीं जाओ, दादा, दादा दादी, फिर उनके बच्चे यानी कि तुम्हारे पापा, चाचा चाची एटसेट्रा, तो वहाँ पे आपको क्या सब सेम दिखाई देंगे? वेरिएशन। एक परिवार के अंदर भी वेरिएशन दिखाई दे रही है। घर के अंदर मम्मी पापा हैं और दो तुम भाई बहन हो, तो इन चारों के अंदर भी आपको वेरिएशन दिखाई देगी, है ना? तो ये वेरिएशन है। रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, अब इसमें मेंडल्स नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। The rules for inheritance of such traits in human beings are related to the fact that both the father and the mother contribute practically equal amount of genetic material to the child. This means that each trait can be influenced by both paternal and maternal DNA. Thus, for each trait there will be two versions in each child. What will then the trait seen in the child be? Mendel worked out the main rules of such inheritance, and it is interesting to look at some of his experiments from more than a century ago. अब कहा गया है यहाँ पर कि ट्रेट्स यानी कि जो भी गुण आपके अंदर आ रहे हैं, क्वालिटीज जो आ रही हैं, वो सब डिपेंड करती हैं फादर और मदर दोनों के ऊपर। क्योंकि जो एक न्यू जो जनरेट हो रहा है बच्चा, या न्यू जो कमिंग जनरेशन ऑर्गेनिज्म जो आ रहा है, उसके अंदर आधा जेनेटिक मटेरियल होगा फादर का, आधा जेनेटिक मटेरियल होगा मदर का। अब यहाँ पर आधा आधा होने की वजह से दोनों का ही इक्वल चांस है कि हो सकता है कि अगर मदर का जीन्स जो जेनेटिक मटेरियल है उस वो बच्चे के ऊपर हावी हुआ तो उसके अंदर मदर के कैरेक्टर्स आ सकते हैं, मदर के कैरेक्टर्स को इनहेरिटेट कर सकता है वो। लेकिन अगर उसके अंदर फादर के कैरेक्टर्स आए, दैट मीन्स फादर का जेनेटिक मटेरियल थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग हुआ, मदर के ऊपर कर गया, डोमिनेट कर गया, तो उसमें फादर के कैरेक्टर्स आएंगे, वो इनहेरिट करेगा। अब इसके लिए मेंडल्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि समझ लो कि 100 साल पहले की बात है, सेंचुरी अगो। वो क्या किया था उसके हिसाब से हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से होता है। अंडरस्टूड?
Mendel used a number of contrasting visible characters of garden peas, round wrinkled seeds, tall short plants, white violet flowers and so on. He took pea plant with different characteristic, a tall plant and a short plant, produced progeny by crossing them and calculate the percentages of tall or short progeny. अब क्या किया गया, मेंडल जो था उसने अलग अलग तरह के बीज लिए, जैसे कि राउंड गोल सीड्स वाले और रिंकल्ड सीड वाले, फिर टॉल प्लांट, शॉर्ट प्लांट, फिर वाइट फ्लावर, वायलेट फ्लावर और इस तरह वाले अलग अलग चीज़ों को लिया। फिर देखा कि इससे क्या बनता है। एक पौधा लिया बड़ा है, दूसरा लिया छोटा है। अब इन दोनों को जब क्रॉस करवाया, ब्रीडिंग की इनकी क्रॉस ब्रीडिंग, उसके बाद नया पौधा जो पैदा हो रहा है वो कैसा है, एक पर्पल फ्लावर वायलेट फ्लावर लिया, एक वाइट फ्लावर लिया, ठीक है, उन दोनों को क्रॉस किया तो नया फ्लावर बनना है, उसमें किसके कैरेक्टर आ रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए। तो पहले उन्होंने क्या किया, पी जो मटर रहता है हमारा, पी प्लांट लिया, एक टॉल और एक शॉर्ट, और फिर जो उससे दूसरे प्लांट्स बने फिर उनको कैलकुलेट किया भी कौन से ज़्यादा है कौन से कम है। क्या किया वो देखते हैं। इन द फर्स्ट प्लेस देयर वर नो हाफ वे कैरेक्टरिस्टिक्स इन दिस फर्स्ट जनरेशन और F1 मतलब फर्स्ट जनरेशन है यहाँ पर। नो मीडियम हाइट प्लांट्स, पहला जो देखा इन्होंने, इन द फर्स्ट प्लेस देयर वाज नो हाफ वे कैरेक्टर्स इन दिस फर्स्ट जनरेशन और F1 प्रोगनी, नो मीडियम हाइट प्लांट्स, तो इसमें कोई भी मीडियम हाइट प्लांट नहीं था। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो पहला जो एग्जांपल दिया गया है, जो पिक्चर बनी है उसमें देखो एक टॉल प्लांट दिया गया है, दूसरा शॉर्ट दिया गया है। अब इन दोनों से जो नए प्लांट्स बने सारे लंबे लंबे ही हैं, देखो मीडियम का कोई भी नहीं, ठीक है। दिस मेंट दैट ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट्स वाज सीन, नॉट सम मिक्सचर ऑफ द टू। तो इससे क्या पता लगा कि भी एक ही कैरेक्टर, भी एक टॉल लिया था प्लांट, एक छोटा लिया था, लेकिन जो नए प्लांट्स बन रहे हो तो सारे टॉल ही बन रहे हैं। तो इसका मतलब टॉल वाले ने स्मॉल शॉर्ट वाले को डोमिनेट किया। भी इसमें दोनों का मिक्सचर नहीं आया, एक का ही आया है। मिक्सचर दोनों का आना चाहिए ना, वैसे तो मिक्सचर नहीं आया, सिर्फ एक ही प्लांट का उसके अंदर आया सब कुछ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, वर द टॉल प्लांट्स इन द F1 जनरेशन एग्जैक्टली द सेम एज द टॉल प्लांट ऑफ द पेरेंट जनरेशन। अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि जो बड़े प्लांट हैं, टॉल प्लांट हैं, क्या वो एग्जैक्टली बड़े प्लांट जैसे ही, समझ आ रही है बात। एक बड़ा प्लांट था, एक छोटा प्लांट था, अब जब दोनों को क्रॉस किया तो बहुत सारे प्लांट्स पैदा हुए, वो सारे टॉल ही थे, लंबे ही थे, उनमें छोटा कोई भी नहीं था, या बीच में भी कोई भी नहीं था। ये भी नहीं कह सकते भी चलो इसका कैरेक्टर भी आया, इसका भी आया और बीच के पैदा हो गए, लेकिन सारे ही लंबे पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे जो प्लांट्स हैं उनके अंदर पेरेंटल कैरेक्टर लॉन्ग वाले के होने चाहिए, टॉल वाले के। तो इसको स्टडी करना जरूरी था। मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स टेस्ट दिस बाय गेटिंग बोथ द पेरेंटल प्लांट्स एंड दीज F1 टॉल प्लांट्स टू रिप्रोड्यूस बाय सेल्फ पॉलिनेशन। अब मेंडल ने फिर क्या किया, उसने इन दोनों के पेरेंटल प्लांट्स को दोनों को कैसे उसने किया, ही टेस्टेड दिस बाय गेटिंग बोथ द पेरेंटल प्लांट्स, दोनों पेरेंटल प्लांट्स को लिया, छोटे वाले को भी लिया, बड़े वाले को भी लिया, एंड दीज F1 टॉल प्लांट्स टू रिप्रोड्यूस बाय सेल्फ पॉलिनेशन। उसने छोटे को भी लिया, बड़े को भी लिया, लंबे मतलब टॉल और शॉर्ट दोनों को लिया, और F1 मतलब जो टॉल और शॉर्ट वाले थे दोनों, उसको लिया और उनको फिर सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा रिप्रोड्यूस होने के लिए छोड़ा। कौन सा? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन आपको पता है क्या होता है, एक ही फ्लावर के अंदर जब होता है उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है, बताया था मैंने उससे। द प्रोजेनी of the parental plants are of course all tall. However, the second generation or F2 progeny of the F1 tall plants are not all tall. Instead, 1/4 of them are short. अब क्या किया इन्होंने, देखो नीचे, आप देखो नीचे जो फिगर दिया गया, नीचे फिगर दिया देख रहे हो, इसमें हमने क्या देखा, नीचे वाले में इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि पहले टॉल के लिए बड़ा टी यूज किया गया, शॉर्ट के लिए छोटा टी यूज किया गया, बुक के अंदर टी लिखा है ना। अब इन दोनों को जब किया तो बना ऑल टॉल, यानी कि सब बड़े मिले हमको टॉल प्लांट, ठीक है। अब फिर क्या किया इन्होंने, नीचे दूसरा देख रहे हो आप, एक लिया टॉल और दूसरा भी टॉल, यानी कि F1 इंटू F1 किया, तो जो नया F2 यानी कि सेकंड प्रोजेनी बनी, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन हुआ ना, खुद के प्लांट के अंदर ही हुआ खुद के, तो जो नया बना उसमें उन्होंने देखा कि 3 बड़े हैं और एक छोटा है। 3 लंबे दिख रहे हैं ना नीचे टॉल प्लांट्स, और 2 छोटे दिख रहे हैं, एक छोटा दिख रहा है, सॉरी। एक छोटे का मतलब
कि 4 में से एक छोटा, यानी कि 25% छोटे और 75% बड़े। कब? जब हमने दो प्लांट्स को क्रॉस करने के बाद, यानी कि टॉल और शॉर्ट को क्रॉस ब्रीडिंग करवाने के बाद नए प्लांट्स पैदा किए थे, फिर उन नए प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा उगाया। कैसे? सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा उगाया। तो नए नए प्लांट जो मिले उसमें 3 टॉल और एक शॉर्ट मिला, हमको मिला ना। दिस इंडिकेट्स that both the tallness and shortness traits were inherited in the F1 plants। तो इससे हमको क्या पता लगता? क्या पता लगा कि जो F1 प्लांट्स थे, जो पहला हमने ब्रीडिंग किया था ना F1 ऊपर वाला, यानी कि छोटे और बड़े को मिला के, जो पहला स्टेप था, इसका पहला स्टेप क्या था? छोटे और बड़े को क्रॉस किया। फिर उसमें रिजल्ट क्या मिला? सारे बड़े प्लांट मिले। फिर सारे बड़े प्लांट जो थे उस F1 को हमने सेल्फ पॉलिनेट किया, तो फिर हमको 3 बड़े और एक छोटा मिला, ये सेकंड प्रोसेस। तो इसमें पता लगा कि जो सारे जो टॉल प्लांट्स थे उनके अंदर दोनों के कैरेक्टर्स थे, बट ओनली द टॉलनेस ट्रेट वाज एक्सप्रेस। उसके अंदर कैरेक्टर दोनों के थे, लेकिन जो हमारे सामने क्या आया कैरेक्टर, कौन सा सामने आया? लंबाई वाला। कि सारे बड़े कैरेक्टर थे उसमें दोनों ही, लेकिन हमारे सामने कौन सा आया? लंबाई वाला। क्योंकि जब हमने उनको सेल्फ पॉलिनेट किया, समझने की बात है, बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है, समझने वाली बात है, माइंड चलाइए अपना। जब हमने लंबे और छोटे को किया तो मिला लंबा। अब जो लंबा मिला वो कहां से मिला हमको? छोटे और बड़े से मिलाकर, लॉन्ग और टॉल और शॉर्ट से मिलाकर मिला बड़े वाला। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े वाले के कैरेक्टर सारे उसमें आ गए। जब हमने उसको पर्टिकुलर उसको हमने सेल्फ पॉलिनेट करने के लिए छोड़ा, तो सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा हमको पता लगा कि उसके अंदर 3 बड़े प्लांट टॉल प्लांट आ रहे हैं और एक छोटा प्लांट आ रहा है। अब एक छोटा आ रहा है, तो इससे हमको पता लग रहा है कि वो जो प्लांट हैं उनके अंदर दोनों के कैरेक्टर हैं, छोटे के कैरेक्टर भी हैं और बड़े के भी हैं, लेकिन छोटे के कैरेक्टर हमारे सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन बड़े के टॉलनेस जो है उसके वो हमारे सामने आ रहा है। सो ओनली द टॉलनेस ट्रेट वाज एक्सप्रेस्ड। सिर्फ हमारे सामने जो है टॉलनेस का ट्रेट जो था वो एक्सप्रेस किया गया। दिस लेड मेंडल टू प्रपोज दैट 2 कॉपीज ऑफ अ फैक्टर, जिनको हम जीन्स बोलते हैं आज, 2 कॉपीज ऑफ फैक्टर यानी कि 2 जीन्स जो हैं, कंट्रोलिंग ट्रेट्स आर प्रेजेंट इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। तो इस तरह से मेंडल ने बताया कि 2 कॉपीज ऑफ फैक्टर, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं, तो 2 कॉपीज यानी कि 2 जीन्स जो होते हैं जो ट्रेट्स को कंट्रोल करते हैं, 2 जीन्स, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, यानी कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, उनके अंदर वो 2 जीन्स होते हैं। कितने होते हैं? 2। These 2 may be identical और may be different। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज। दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अलग भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है परसेंटेज के ऊपर। अ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कैन बी वर्कड आउट विद दिस एजम्पशन एज शोन इन फिगर 9.3। तो एक पैटर्न हम बना सकते हैं इनहेरिटेंस का भी, कौन सा कैरेक्टर किसके अंदर आ सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई एक के कैरेक्टर ही आएंगे, एक के कैरेक्टर आएंगे, वो नहीं है, बट वो एक्सप्रेस कौन सा कैरेक्टर करते हैं वो देखने वाली बात है। तुम्हारे पास बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन तुम फटा हुआ कपड़ा पहन के बाहर आओगे तो तुम्हारी गरीबी झलकेगी, ठीक है? तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम गरीब हो गए, लेकिन जिसने तुमको वो फटे हुए कपड़े में देखा होगा गरीब आदमी है बेचारा, लेकिन तुम अंदर गए घर से दोबारा मस्त एकदम नाइकी का जैकेट पहन के आए, ज़ारा की पैंट पहन के आए हैं, अलग अलग चीज़ें पहन के आए, तो भाई तुम तो स्टाइलिश बन के निकले। अब बाहर जिसने तब आपको देखा वो बोलेगा ये तो पार्टी है भाई। लेकिन बात क्या हुई कि जो एक्सप्रेस हुआ सामने वाले के सामने, वो कैरेक्टर वो मानेगा। तो अगर तुम अपना अमीरपन दिखाओगे तो सामने वाला अमीर मानेगा, भले फिर बाद में साइकिल को धक्का मार के ले जा रहे हो, ठीक है? लेकिन फिर भले तुम मांग के किसी का बुलेट लेके आए हो मांग के, पर सामने वाला सोचेगा भी बहुत अमीर पार्टी है, ठीक है? फिर भले बाद में बुलेट के में 30 रुपये का पेट्रोल डलवा रहे हो, ठीक है? तो कहने का मतलब कि जो फैक्टर एक्सप्रेस होता है वो डिपेंड करता है भी उसके अंदर जो दोनों जीन्स, दोनों जो कैरेक्टर्स हैं, दोनों जीन्स हैं, लेकिन कौन सा का परसेंटेज ज़्यादा है, तो ज़्यादा परसेंटेज वाला शो करेगा। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि 75% जो था वो टॉल प्लांट था, उसने डोमिनेट किया, और जो शॉर्ट प्लांट था वो सिर्फ 25% था, यानी कि 4 में से एक ही था। अंडरस्टूड? आया समझ? इन दिस एक्सप्लेनेशन बोथ टी मतलब टॉल प्लांट जो था ओरिजिनल वाला हमारा, एंड टी जो कि F1 जनरेशन का था, यानी कि दोनों को करवा के हमने जो लिया था,
अब देख सकते हो ना पीछे, टी मतलब कौन सा है, टॉल वाला, और एक टी और छोटा टी मतलब उसका ऑफस्प्रिंग, उसका बच्चा, यानी कि दोनों को मिलाने के बाद जो दे आर टॉल प्लांट्स। पीछे पिक्चर देखो, आप पिक्चर देखो अपनी, पीछे पिक्चर जो दी गई अभी हमने पढ़ा उसमें देखा ना, टी मतलब कौन सा है, टॉल प्लांट। बड़ा टी और छोटा टी कौन सा है, वो भी टॉल प्लांट है। दे आर टॉल प्लांट्स वाइल ओनली टी यानी कि स्मॉल टी जो है दोनों, दैट इज अ शॉर्ट प्लांट। इन अदर वर्ड्स अ सिंगल कॉपी ऑफ टी इज इनफ टू मेक द प्लांट टॉल। तो इसका मतलब हमें क्या पता लगा कि एक टी, एक कैपिटल टी बहुत है, यानी कि एक टॉल प्लांट बहुत है, एक टॉल प्लांट बहुत है सबको टॉल करने के लिए। While both copies have to be T for the plant to be short, लेकिन अगर प्लांट को शॉर्ट करना है, छोटा रखना है, तो दोनों कॉपीज T होनी चाहिए। आपने क्या देखा यहां पर कि ऊपर हमने क्या देखा था कि जो कैपिटल T था और इधर दोनों शॉर्ट T थे, जो पहला हमने किया था, तो उस टाइम हमको रिजल्ट क्या मिला था, सारे टॉल प्लांट्स मिले थे, यानी कि वहां पर टॉल प्लांट डोमिनेट किया। लेकिन जब हमने उसी को दोबारा सेल्फ पॉलिनेट करवाया, तो उसी को सेल्फ पॉलिनेट किया मतलब उसमें एक टी बड़ा था और एक टी छोटा था, एक छोटा प्लांट और एक बड़ा प्लांट था, उसके अंदर थे ना वो दोनों, भले दिख नहीं रहे थे हमको, डोमिनेट कर रहा था टॉल प्लांट तो हमको टॉल दिख रहा था। लेकिन जब हमने इसको सेल्फ पॉलिनेट करवाया तो दोनों टी मिले होंगे, छोटे टी से छोटा टी मिलके एक छोटा प्लांट बना, क्योंकि 3 प्लांट तो फिर भी बड़े मिले हमको सेल्फ पॉलिनेशन के बाद भी, यानी कि 75% प्लांट्स बड़े थे और सिर्फ 25% प्लांट ही छोटे थे। ट्रेड्स लाइक टी आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेड्स। अब जो कैपिटल टी है ना, जो दिखाई देते हैं हमको, एक्सप्रेस करते हैं जो, वो होते हैं डोमिनेंट ट्रेड्स। क्या कहा जाता है उनको, डोमिनेंट ट्रेड्स। वाइल दोज दैट बिहेव लाइक स्मॉल टी आर कॉल्ड रिसेसिव ट्रेड्स। तो ऐसे ट्रेड्स जो हमको दिखाई देते हैं, जो हमें देखने को मिलते हैं, उनको हम कहते हैं डोमिनेंट ट्रेड्स। और जो हमें दिखते नहीं है, लेकिन होते तो हैं उसके अंदर, लेकिन दिखते नहीं है, उनको कहा जाता है रिसेसिव ट्रेड्स। ये दोनों चीजें याद होनी चाहिए, व्हाट इज डोमिनेंट ट्रेड एंड व्हाट इज रिसेसिव ट्रेड्स। वर्कआउट विच ट्रेड वुड बी कंसिडर डोमिनेंट एंड विच वन रिसेसिव। यहां पर आपको पता लग ही गया होगा कि रिसेसिव कौन सा है और डोमिनेंट कौन सा है, ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में हमें पता लग ही गया है। हाँ करवा ली फिर। What happens when pea plants showing 2 different characteristics rather than just one are bred with each other? What do the progeny of a tall plant with round seeds and a short plant with wrinkled seed look like? They are all tall and have round seeds. Tallness and round seeds are thus dominant traits, but what happens when the F1 progeny are used to generate F2 progeny by self-pollination? A Mendelian experiment will find that some F2 progeny are tall plants with round seeds and some were short plants with wrinkled seeds. However, there would also be some F2 progeny that showed new combinations. Some of them would be tall but have wrinkled seeds, while others would be short but have round seeds. You can see as how new combinations of traits are formed in F2 offsprings when factors controlling for seed shape and seed color recombine to form zygote, leading to form F2 offspring. Thus, the tall or short trait and the round or wrinkled seed trait are independently inherited. अब यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, अब मैं पहले तो आपको ये एक्सप्लेन कर दूँ क्या होता है। अब एक प्लांट, 2 प्लांट लिए गए, एक प्लांट लिया गया टॉल, उसकी सीड थी राउंड, एक लिया गया शॉर्ट जिसकी सीड थी रिंकल्ड सीड, यानी कि दोनों की हाइट में भी डिफरेंस और सीड्स में भी डिफरेंस, एक गोल था एक ये था, ठीक है। तो जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, टॉल और रिंकल्ड सीड्स, क्योंकि जो मेन एक ट्रेट ही करेगा ना मेन तो, ठीक है। अब पहले हमने टॉल प्लांट लिया था और शॉर्ट प्लांट लिया था, अब हमने प्लांट टॉल लिया और शॉर्ट लिया और साथ में इसके सीड्स हैं गोल है, इसके सीड है रिंकल्ड है। अब दोनों को जब करवाया F1 प्रोजेनी यानी कि फर्स्ट जनरेशन जो बनेगी, उसकी पहली जो जनरेशन नहीं बनेगी वो कैसी बनेगी, वो टॉल और गोल सीड वाली, राउंड सीड एंड टॉल, यही होगा। लेकिन जब टॉल और राउंड को आप सेल्फ पॉलिनेट कराओगे, F2 प्रोजेनी यानी कि सेकंड जनरेशन उसकी जनरेट करोगे सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा, तो उस समय क्या होगा, उस समय आपको मिलेंगे ज्यादातर टॉल और राउंड सीड वाले, लेकिन कम मिलेंगे शॉर्ट और रिंकल्ड सीड वाले, ठीक है। लेकिन यहां पर जो आपको
कमिंग जनरेशन जो मिलेगी नए प्लांट्स, वहां पर कुछ प्लांट्स ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल नई कॉम्बिनेशन वाले होंगे। अभी तक तो हमने एक एक ट्रेट लिया था ना, टॉल और शॉर्ट करके लिया था, लेकिन अब हमने क्या किया, टॉल शॉर्ट और साथ में रिंकल्ड और राउंड सीड। तो ऐसे में एनवायरमेंटल इफेक्ट के हिसाब से भी जो नए प्लांट्स आपको मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, टॉल रिंकल्ड भी मिलेंगे, शॉर्ट राउंड भी मिलेंगे, टॉल राउंड भी मिलेंगे, शॉर्ट रिंकल्ड भी मिलेंगे, यानी कि अलग अलग तरह के मिक्सचर होगा काफी, तो यानी कि नई वैरायटी भी देखने को मिलेगी। आई समझ बात मेरी, कि पहले तो टॉल और राउंड था, शॉर्ट और रिंकल्ड सीड था, तो टॉल और राउंड मिलेंगे, शॉर्ट और रिंकल्ड भी मिलेंगे, लेकिन कुछ नए कॉम्बिनेशन भी पैदा होंगे इसमें। यहाँ एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर जो ऊपर 9.4 में आप देख रहे हो, ये देख लिए, एक वाइट है और एक वायलेट है, दोनों को किया तो मिला हमको वायलेट। ये पिछले वाले का एग्जांपल है जो हमने पीछे किया अभी, ठीक है, दोनों एक एक है ना, एक वाइट है और एक वायलेट है। अब इन दोनों को पॉलिनेट किया हमने जो क्रॉस ब्रीड, तो एक नई F1 जनरेशन फर्स्ट प्रोजेनी बनी, वो कैसी मिली, पर्पल मिली, क्योंकि पर्पल डोमिनेट कर गया तो उसको बोलेंगे डोमिनेंट ट्रेट। अब जब उसको सेल्फ पॉलिनेट किया तो 3 हमको मिले पर्पल वायलेट यानी, और एक मिला व्हाइट, 3:1 का रेशियो था ना पीछे भी, ठीक है, ये F2 प्रोजेनी बनी हमारी, ठीक है। अब इसको समझने के लिए नीचे जो एक और जो अभी हमने जो पढ़ा, इस टॉपिक को समझने के लिए देखो, यहाँ पर एक सीड आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का जिसमें लिखा है राउंड और ग्रीन, और दूसरी तरफ रिंकल्ड और येलो, ठीक है। जब राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो को हमने किया तो हमें मिला राउंड येलो, क्या मिला, राउंड येलो मिल गया। ये फर्स्ट प्रोजेनी आ गई अपनी, F1 है ना, F1 लिखा, F1 मतलब फर्स्ट प्रोजेनी। उसके बाद हमने F1 और F1 को ही सेल्फ पॉलिनेट करवाया, यानी कि फर्स्ट प्रोजेनी को सेल्फ पॉलिनेट करवाया, तो क्या होगा, जो आपको मिलेगी सेकंड प्रोजेनी F2 देख रहे हो ना आप, F2 लिखा हुआ है नीचे, जो बहुत सारे पीस बने हुए हैं, तो उसमें देखो आप राउंड येलो, राउंड ग्रीन, राउंड रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, वेरिएशन नहीं दिख रही है इसमें आपको, अलग अलग तरह के। देखो ऊपर हमने 2 ही लिए थे, एक राउंड येलो लिया था और एक रिंकल्ड येलो लिया था, लेकिन यहां पर आप देखो राउंड येलो, रिंकल्ड येलो, तो अलग अलग तरह के आपको यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट तरह का देखने को मिला, ठीक है। अब इसमें आपको क्या रिजल्ट मिलेगा वो देखो, इसमें रिजल्ट जो नीचे इन्होंने लिख के भी दिया हुआ है, 315 राउंड येलो, 108 राउंड ग्रीन और 101 रिंकल्ड येलो और 32 रिंकल्ड ग्रीन, टोटल सीड्स कितनी, 556, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जब उसको दोबारा करवाया जाता है ज्यादा कैरेक्टर्स के साथ, फर्स्ट प्रोजेनी बनेगी, फिर उसके बाद सेल्फ पॉलिनेटेड के बाद सेकंड प्रोजेनी बनेगी, तो वहां पर आपको तरह तरह के यानी कि वेरिएशन ज्यादा देखने को मिलेंगे। 3:1 का रेशियो तो हमने देखा था, लेकिन यहां पर आपको ज्यादा भी देखने को मिल सकती है वेरिएशंस। अंडरस्टूड? कंटिन्यू करूं कि बस करूं? बस करूं?